आपने यहाँ पे लिखा रिटेन अर्निंग के बाद, हमें देखा था दो पार्ट थे हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के, एक पेड इन कैपिटल, एक रिटेन अर्निंग। दोनों लिख के दोनों को टोटल किया और यहाँ पे आपने किया लेस, क्योंकि ये कंट्रा अकाउंट है इक्विटी का, आपने लेस लिखा, लेस करके आपने क्या कर दिया, ट्रेजरी स्टॉक 4 से 32,000 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रिड्यूस हो गई इस अमाउंट से, रिड्यूस हो गई। Both the number of shares issued 100,000, outstanding 96,000 and the number of shares held as a treasury stock are disclosed. तो ये लाजिम आपने वो डिस्क्लोज करना होता है, इसमें आपने बताना होता है कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने आपके पास ट्रेजरी स्टॉक में। तो ये आपका ये प्लस ये मस्ट बी इक्वल टू इशूड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रेजरी स्टॉक बाय करेंगे तो आपके पास कैश तो कम हो जाएगा ना। अभी आपने क्या एंट्री की थी, कैश दिया था ना, 32,000 का कैश दिया था। तो इसको हम कैश को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कुशन है हमारा, ठीक है, बाकी चीजों के लिए। तो आपका कुशन रिड्यूस हो जाता है। द परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, रिड्यूसेस द कुशन, कैश अवेलेबल, कैश को कुशन कहते हैं, फॉर क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट स्टॉक होल्डर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक परचेज्ड इज ऑफन रिक्वायर्ड। तो आप इसमें एक लिमिट रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कितने ट्रेजरी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रेजरी स्टॉक बाय करेंगे तो क्या होगा, आपके पास कैश रिड्यूस कर जाएगा, कैश कम हो जाएगा ना। तो आप बाकी चीजों के लिए जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है वो हमने देखा स्टॉक क्या होती हैं, उनको हमने डिविडेंड पे करना, फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक, वो हम पे नहीं कर सकते, तो हमारी ऑब्लिगेशंस जो है वो इफेक्ट होती हैं उससे। तो हम इसको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसकी रिस्ट्रिक्शन तो उसके अंदर हम इसकी रिस्ट्रिक्शन को देते। आप जब सेल करते हैं तो उसको डिस्पोजल कहते हैं। अब आपने एक कॉस्ट पे लिया था, मार्केट कॉस्ट पे ट्रेजरी स्टॉक को उठाया था, अब आप अबव कॉस्ट जो है सेल कर रही हैं या बिलो कॉस्ट सेल कर रहे हैं, तो दोनों की आप एंट्रीज किस तरह से करती हैं। हम ट्रेजरी स्टॉक की जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं ले जा सकते। हम ये कहते हैं कि ये कौन सी स्टॉक ट्रांजैक्शंस हैं। अगर ये स्टॉक ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर आप इनको उसमें नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसको इधर ही स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर ही हैंडल करेंगे। आप कहते हैं ये कैपिटल स्टॉक की ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो ये किसको रिड्यूस करेंगी या किसको इंक्रीज करेंगी, ये डायरेक्ट रिटेन अर्निंग के ऊपर जाके फर्क डालती हैं। बहरहाल आप जिस प्राइस पे भी आप उसको बेचें, अबव कॉस्ट बेचें या बिलो कॉस्ट बेचें, तो आपके कैश हो जाएगा ना। अगर आप डिस्पोज करते हैं या सेल करते हैं ट्रेजरी स्टॉक, तो आपके पास कैश तो आएगा ना। तो कैश आने से आपका स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्रीज करती है, ठीक है, और आपका वो स्टॉक वापस आ जाता है जो आप सब्ट्रैक्ट किया हुआ था आपने एज अ ट्रेजरी स्टॉक जो आपने रीअक्वायर किया होता। तो हम इन दोनों की एंट्री देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहली एंट्री है अबव कॉस्ट की। 1 जुलाई को मीड ने सेल किए $10 पर शेयर 1000 शेयर्स ऑफ इट्स ट्रेजरी स्टॉक। 1000 शेयर उन्होंने सेल कर दिए $10 पर शेयर के हिसाब से, जो उन्होंने एक्वायर किए थे $8 पर शेयर के हिसाब से, यानी आप अबव कॉस्ट बेच रहे हैं। आपने किसने पे लिया था, 8 पे लिया था, आप सेल कर रहे हैं उसको 10 के ऊपर। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, $2 एक्स्ट्रा है पर शेयर, वो कहाँ जाएगी, वो फिर पेड इन कैपिटल उसके अंदर जाएगी, आपकी एक्सेस इन पार, ठीक है, एक्सेस इन पार के अंदर जाएगी। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं, इसको हम देखते हैं जी। लाइट आ गई है जी लकीली, तो हम 7:20 पे ही अब छोड़ेंगे, 7:20 पे 7:20 पे ही छोड़ेंगे ब्रेक के टाइम के ऊपर। और पीछे जो स्लाइड्स मैंने छोड़ी हैं वो भी मैं देखता हूँ कि अगर मैं बता सकता हूँ तो आपको बता दूँ। 7:20 पे हम ब्रेक कर लेंगे नमाज के लिए, और फिर हम 20-25 मिनट्स की ब्रेक के बाद दोबारा लिंक में क्रिएट कर दूंगा, उस पर आ जाइएगा। अच्छा जी, मैंने ये कहा कि आपने कॉस्ट थी $8 पे आपने लिए थे, अब आप सेल कर रहे हैं $10 पे, तो $2 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना आप पर स्टॉक, $2 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो अगर आपने $1000 शेयर्स जो है वो सेल किए हैं ट्रेजरी स्टॉक के, डिस्पोज किए हैं $10 पर शेयर, तो आपको कितना कैश मिलेगा, 10,000 आपको कैश मिल गया। और आपके कितना ट्रेजरी स्टॉक खत्म हो रहा है, वो 0 हो जाएगा। ट्रेजरी स्टॉक 8,000 का था ना, यानी इसको हमने लिखा था ट्रेजरी स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर,
हमने कहा था 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, जब हमने बाय किया तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाई $8, ठीक है, $8। तो ये आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया मैंने, ये अच्छा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका, तो बाकी 2000 आपका क्या चला जाएगा, एक्सेस इन पार में चला जाएगा, पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक। एक्सेस इन पार जो है वो आपका 2000 उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक एक्सेस इन पार भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जिस पे आपने लिया था ये एक्सेस इन पार है, या इसको प्रीमियम ऑन ट्रेजरी स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेस पार तो नहीं कहेंगे, एक्सेस कह दें, ठीक है। ये तो कॉस्ट के ऊपर है ना, पार वैल्यू तो है नहीं इसकी। एक्सेस ऑन पार तो हम लिखते हैं जब पार वैल्यू होती है, ये एक्सेस ऑन स्टेटेड वैल्यू लिखते हैं जब स्टेटेड वैल्यू से ज्यादा होता है। कॉर्पोरेशन डज नॉट रियलाइज अ गेन और सफर अ लॉस फ्रॉम स्टॉक ट्रांजैक्शन विद इट्स ओन शेयर स्टॉक होल्डर्स। तो वो कोई आपका बेनिफिट या लॉस नहीं होता इसमें। क्यों? आपका ये डिफरेंस किसके ऊपर जाके इम्पैक्ट करता है? आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी को इम्पैक्ट करता है, आपके रिटेन अर्निंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। वैसे भी हम जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस लिखते हैं उनका भी हम डिफरेंस निकाल के, जो इनकम होती है, इनकम का इफेक्ट भी तो इक्विटी के अंदर ही आता है ना, तो ये वहां पे नहीं जाता, ये डायरेक्ट यहीं पे हैंडल हो जाता है, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि ये हमारी स्टॉक, कॉमन स्टॉक की ट्रांजेक्शन है। तो कॉमन स्टॉक की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं होती। दोबारा सुन लें, स्टॉक की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट नहीं होती। ये ओनर्स के बारे में है, तो ओनर्स के बारे में जितना भी काम है वो सारा का सारा आपका कहां पे शो होता है, वो यही शो होता है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर ही शो होता है, यहीं पे इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अगर, अब देखिए इसमें देखें अकाउंट कितने बने हुए हैं, एक ट्रेजरी स्टॉक का अकाउंट है, एक पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, जो एक्सेस है उसको पेड इन कैपिटल कह रहा है। पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, जो एक्सेस आपको मिला है उसको पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक कह रहा है। अच्छा जरा एंट्री देखें, अगली एंट्री वो कहता है कि मीड ने सेल कर दिए एडिशनल 800 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $7 पर शेयर। तो लिए कितने के थे? $8 पर शेयर लिए थे ना। अब तो ये बिलो कॉस्ट हो गया ना, आपकी कॉस्ट $8, आप 7 पे बेच रही हैं, तो ये कहां जाएगा? ये फिर पेड इन कैपिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये बिलो है, लेकिन इसीलिए उसने इसको एक्सेस नहीं कहा मेरे ख्याल में, कि पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक है, यानी जो भी डिफरेंस आएगा आपके कॉस्ट से वो पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक के अंदर आप उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कैश कितना आएगा? $7 पर शेयर है, 800 शेयर्स हैं, 8 7 56, तो 5600 मिलेगा कैश, ठीक है। और आपके जो ट्रेजरी स्टॉक है वो कितने से रिड्यूस होगा? वो तो 8 के साथ ही रिड्यूस होगा ना, 8 यानी 8 के साथ ही रिड्यूस होगा ना, वो आएगा आपका 6400, यानी 800 शेयर्स हैं, 800 शेयर्स एट 8 रुपीज, रुपीज कह रहा हूँ, $8 टाइम्स $8, ये आपकी कॉस्ट थी ना। तो कॉस्ट जो आपका $8 का था, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 6400 आता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, कैश का और इसका जो डिफरेंस है, उसको आप लिखेंगे जिस साइड पे भी आएगा, क्योंकि क्रेडिट 6400 से हो रहा है, तो आपका डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे पेड इन कैपिटल को, ट्रेजरी स्टॉक को, 800 को यहाँ पे लिख देंगे। जब इसको पोस्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे आप पोस्ट करें इसको, जो पिछली ट्रांजेक्शन थी उसको, जो पिछले पेज के ऊपर थी वो यहाँ पोस्ट किया। आपने 2000 एक्स्ट्रा लिया था, देखें 2000 एक्स्ट्रा लिया था ना, ये देखें, ये पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक 2000 एक्स्ट्रा लिया था, एक्सेस ना लिखें आप इसको, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंस है वो पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक के अंदर आ रहा है। तो ये 2000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो ये भी आपने यहाँ पे लेके आए पिछले पेजेस से, और ये 800 यहाँ से आ रहा है आपका इस ट्रांजेक्शन से, ठीक है। तो अगर बिलो कॉस्ट जाएगा तो आपका पेड इन ट्रेजरी स्टॉक जो है जी सर, ये पेड इन की जगह हम प्रीमियम ऑन कैपिटल, प्रीमियम ऑन ट्रेजरी स्टॉक भी लिख सकते हैं ना? बेटा इसको प्रीमियम इसलिए नहीं लिखते कि इसके अंदर दोनों चीजें एडजस्ट कर रहे हैं ना हम, बेसिकली हम डिफरेंस
उस वक्त होगा जो अबव का जाएगा तब प्रीमियम होगा ना। यानी आपने $8 का लिया था, आपने 10 का बेचा, नहीं सर, तो मैं आपका अबव प्रीमियम बना वाले में है ही पूछ रहा वैल्यू। हूँ सर, मैं अबव वाले में ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप प्रीमियम इसलिए नहीं लिखेंगे कि जब बिलो कॉस्ट कर रही हैं तो फिर वो डेबिट हो रहा है ना, कम वैल्यू को आप जो डिफरेंस था वो नहीं सर, माइनस हो रहा है, जब माइनस हो रहा है इसके सर मैं इसमें देखिए अबव, ना जो अभी लिखा है आपने। मेरा बेटा सर सवाल अकाउंट एक ही है ना, एक ही पिछले अकाउंट वाले में में है। आपने। नहीं नहीं, आपका अच्छा मैं अच्छा, सवाल ठीक है समझ सर, गया हूँ, समझ आप गया, मैं मेरी समझ बात को गया, समझ समझने की गया। कोशिश करें। जी सर, अकाउंट समझ एक गया। ही है ना, इसीलिए जी जी। उसको प्रीमियम कह नहीं सकते। आपने जो पोस्ट करना है उसको जिस अकाउंट में, वो अकाउंट है पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। अब वो एक्सेस हो या लेस हो, एक्सेस हो या लेस हो, वो उसको अकाउंट आपने एक ही पोस्ट रखना करना है। कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक के अंदर। तो ठीक अगर है। वो एक्सेस होता तो उसे हम प्रीमियम कह सकते थे, अगर वो लेस होगा तो फिर वो प्रीमियम तो नहीं रहेगा ना, जी सर, वो तो बिल्कुल लॉस ही हुआ ना एक तरह का उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को एक ही जगह पे लिखे हैं, तो इसका नाम हमने रखा है पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। दैट्स वाई हम इसको 800 लिख रहे हैं। और प्लस एक और बात भी है इसमें, अब आपने कितने शेयर्स जो है बाय किए थे ट्रेजरी स्टॉक के, हमने देखा हमने 4000 शेयर्स बाय किए थे। पीछे हमने ट्रांजेक्शन की थी ना 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ $8, यही किए थे ना। आपने सेल कितने किए जी, आपने इसमें से 1000 सेल कर दिए, ठीक है, 1 कर दिए पहली ट्रांजेक्शन में, और 10 पे सेल किया तो 2000 का डिफरेंस हो। बाकी कितने शेयर्स रह गए जी आपके पास, 3000 रह गए ना। 3000 में से आपने 800 और सेल कर दिए, जो इसी पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि 800 शेयर्स आपने और डिस्पोज कर दिए फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। तो कितने बच गए अभी आपके पास, 2200, 2200 बच गए ना। तो 2200 शेयर्स आपके पास बच गए, तो स्टिल यू हैव 2200 शेयर्स। और आपके पास जो मार्जिन है डेबिट लिखने का वो अप टू 1200 है। दोबारा बताता हूं आपको, हमने एक नया अकाउंट बनाया पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, और इसके अंदर हम बैलेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं। इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई डेबिट बैलेंस भी आ रहा है तो हम इसको उसमें एडजस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर अभी नेक्स्ट हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाता है फॉर एग्जांपल 2000 का, तो क्या हम लिख सकते हैं इसका तो बैलेंस डेबिट हो जाएगा ना। इसमें तो सिर्फ हमारे पास गुंजाइश कितनी है, 1200 की है ना जो बैलेंस खड़ा है। तो हम 2000 नहीं लिखेंगे, जितना आपका बैलेंस है उसको इसमें एडजस्ट करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहां जाके एडजस्ट होगी, अगर इससे बढ़ जाती है 1200 से, आपका लॉस मजीद बढ़ जाता है। यानी आप जिस कॉस्ट पे आपने ट्रेजरी स्टॉक लिया था उससे कम वैल्यू पे अगर आपका ट्रेजरी स्टॉक डिस्पोज होता है या आप सेल करते हैं उसको, और आपका डिफरेंस ज्यादा आ जाता है 1200 से, तो उसको कहां एडजस्ट करेंगे आप, 1200 को यहां एडजस्ट करेंगे, यानी ये जीरो तक जाएगा, इसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा। पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस डेबिट नहीं होगा, $1 भी नहीं होगा डेबिट इसका, या तो क्रेडिट होगा या जीरो होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसमें हम डेबिट की एंट्रीज एडजस्ट करेंगे। अगर इससे बढ़ेगी वैल्यू तो फिर उस वैल्यू को कहां लेके जाएंगे, उस वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे जाके, कहां एडजस्ट करेंगे कोई बता सकता है, रिटेन्ड अर्निंग के अंदर करेंगे, जो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसका बैलेंस मैक्सिमम जीरो हो सकता है आपका पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी हम इसको देखते हैं, हम इसको आ भी गई इसकी एंट्री। अच्छा, ये भी बिलो कॉस्ट है। वो कहता है 2200 शेयर्स बच गए थे, तो आपने बाकी के 2200 शेयर्स को कैसे सेल किया है जी, लेट्स सी जी कैसे सेल किया आपने इन 22 शेयर को। वो कहता है इनको भी $7 पे आप शेयर सेल कर रहे हैं, तो $7 पे सेल करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, क्या कैश आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपकी कॉस्ट क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 16,700 का आपको पड़े ये शेयर्स ना, कॉस्ट इसकी, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको, मैं यहाँ देख देख लेता हूँ। ये आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 15,400, ये कैश आ गया आपके पास। और आपको जो डिफरेंस है वो 1200 का है, लेकिन आपको इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, मैं यहाँ पे लिख ही दूं, 2200। आपने $8 का लिया था ना, $8 के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 16,700। डिफरेंस क्या आ रहा है,
15,400 से क्या डिफरेंस आ रहा है? ये तो डिफरेंस बड़ा नहीं आ रहा, 16,700 ही बनता था ना ये। फिर 17,600। हाँ सॉरी, 17,600 बनता है, मैंने आगे पीछे कर दिया। 17,600 बनता है। तो ये आपकी कॉस्ट रही। आपको कैश कितना मिल रहा है? आपको तो कैश मिल रहा है 15,400 का, 7 पे बेच रहे हैं आप। तो 15,400 इसमें से निकालें तो क्या बचता है आपके पास? तो डिफरेंस तो 2,200 का आता है। डिफरेंस आया आपके पास 2,200 का। अब ये पूरा का पूरा डेबिट हो रहा है। अभी मैंने ये बात की थी कि हम इसको इसके अंदर इसके बैलेंस से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका बैलेंस तो 1200 है, तो 1200 ही एडजस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 1200 को ही एडजस्ट किया हमने। जो बाकी का 1000 है वो कहां जाएगा? हमने कहा बाकी का जो डिफरेंस है 2200 में 1200 एडजस्ट हो गए बैलेंस के अंदर। जो बाकी है वो रिटेन अर्निंग में से आपका डेबिट हो जाएगा। आपके रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी 1000 से, और आपका ट्रेजरी स्टॉक उतनी वैल्यू का ही 7,600 का ही क्रेडिट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई इसकी? तो पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक जो है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हम लिखते हैं, लेकिन उसका डेबिट बैलेंस नहीं होने देते आप। अगर स्टार्ट में ही अगर आपको उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिला, अबव कॉस्ट नहीं गया, तो डायरेक्ट उसकी एंट्री, अगर बिलो कॉस्ट जा रहा है तो डायरेक्ट उसकी एंट्री क्या होगी? फिर पेड इन कैपिटल के अंदर एंट्री नहीं होगी। आपका कैश आएगा, जितना डिफरेंस आया है वो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होगा, और ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यू वही रहेगी जिसपे आपने उसको बाय किया था। ठीक है, $8 पे बाय किया था, 2200 शेयर हैं, तो $8 के हिसाब से 17,600 बनते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ रही है इस बात की? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? हाँ। तो आपका अगर बैलेंस पेड इन कैपिटल के अंदर अब पास जाता है तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं विच इज पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, और उसके बाद फिर अगर कुछ डेबिट वेबिट होता है आपका तो वो उसी के अंदर एडजस्ट होगा जब तक के उसका बैलेंस जीरो नहीं हो जाता। जब उसका बैलेंस जीरो हो जाता है तो उससे ऊपर जो वैल्यू है वो रिटेन अर्निंग के अंदर जाके एडजस्ट होगी। और अगर डायरेक्ट ही आपका लॉस हो जाता है, बिलो कॉस्ट के ऊपर चला जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट रिटेन अर्निंग के अंदर लिखेंगे। फिर पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक की एंट्री नहीं आएगी, पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक की एंट्री नहीं आएगी, डेबिट होगी नहीं, यानी इसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक का। ओके जी, क्लियर? तो हमने देखा कि ट्रेजरी स्टॉक हम क्यों बाय करते हैं, यानी हम अपना ही स्टॉक क्यों बाय करते हैं वो हमने देख लिया। हमारी स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंट मार्केट के अंदर अपनी, हम उसको उसकी वैल्यू को एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी शेयर की, उसके लिए करते हैं, या कोई बेनिफिट उठाने के लिए करते हैं, या हमारे पास शेयर्स खत्म हो जाते हैं, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो कंपनी की। आप जब बाय बैक करते हैं तो वो ट्रेजरी स्टॉक बन जाता है। जब बाय बैक करते हैं तो एंट्री होती है, सिंपल एंट्री है, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट हो जाती है। जिस कॉस्ट पे आपने लिया है, जिस वैल्यू पे भी आपने लिया है वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी, और उतना कैश आप दे देंगे। ठीक है, वो आप मार्केट से उठा रहे हैं ना, आम लोगों से आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने उठा लिया, वो सिंपल एंट्री है। जब आप सेल करते हैं फिर आप उसको कॉस्ट को साथ देखते हैं कि जिस कॉस्ट पे लिया था उसी कॉस्ट से के बराबर पे है, कम पे जा रहा है या ज्यादा पे जा रहा है। अगर सेम कॉस्ट पे जा रहा होगा फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपका, फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर तो दरमियान में डिफरेंस आएगा नहीं। तो सिंपली आपकी एंट्री क्या होगी? कैश टू ट्रेजरी स्टॉक रिवर्स हो जाएगी कोई एंट्री। अगर कॉस्ट पे ही आप बेच रही हैं तो आपका डिफरेंस नहीं आएगा, ना ऊपर ना नीचे, ना बिलो कॉस्ट ना अबव कॉस्ट। तो फिर तो आपकी सिंपली हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा और ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सिचुएशंस हमने देख ली। अब आ गया प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसकी प्रेफरेंस होती है ओवर द कॉमन स्टॉक, जो हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। कॉमन स्टॉक के ऊपर उसकी प्रेफरेंस होती है किस चीज की? डिविडेंड। जब भी आप डिविडेंड पे करेंगे तो पहले डिविडेंड आप किसको पे करेंगे? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पे करेंगे। ठीक है, और अगर इन केस कंपनी क्लोज होती है, बैंकरप्ट हो जाती है किसी वजह से भी, तो आपकी कंपनी के एसेट्स बिकते हैं, लिक्विडेट होते हैं, तो आपके पहले जो है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पैसे दिए जाते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले पैसे दिए जाते हैं। इनकी प्रेफरेंस होती है कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ऊपर, यानी जो भी आपके पास लिक्विडेशन के बाद जो कैश आएगा सबसे पहले वो कैश देते हैं हम क्रेडिटर्स को, जो हमारे जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है या जिनसे हमने माल वगैरह उठाया हुआ था, यानी आपके लोन हैं, आपके सप्लायर्स, पहले उनको क्लियर करेंगे जो क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को नहीं करेंगे, उसके बाद फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को करेंगे अगर हैं तो।
उनके पैसे वापस करेंगे। और उनको पैसे जो वापस करेंगे, कौन से पैसे वापस करेंगे? मार्केट वैल्यू देंगे प्रेफर्ड स्टॉक की? नहीं, पार वैल्यू देंगे। अगर पार वैल्यू नहीं होगी तो स्टेटेड वैल्यू देंगे। तो जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है, फेस वैल्यू होती है वो, या फिर वो वैल्यू जो आपने स्टेट किया है। अगर पुराने शेयर्स हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको स्टेटेड वैल्यू दी है कोई, तो वो स्टेटेड वैल्यू उसको वापस मिलेगी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, या अगर उसके एसेट्स बिक जाते हैं, कंपनी बंद होती है। तो जो बच जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देने के बाद, वो आपको फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के अंदर आप उसको डिवाइड करते हैं। और नंबर 3, इनका वोट देने का कोई हक नहीं होता, ठीक है, नॉन वोटिंग होती है, यानी किसी भी मामले में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये हो गई इनकी थोड़ी सी तारीफ। और अकाउंटिंग फॉर प्रेफर्ड स्टॉक सिमिलर है बिल्कुल कॉमन स्टॉक से। अभी हम देख लेते हैं जब ये हम इशू करते हैं तो किस तरह से इशू करते हैं इसको। देखिए, स्टाइन कॉर्पोरेशन है, वो इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, $10 उनकी पार वैल्यू है, ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू है। लेकिन वो सेल किसके ऊपर कर रहे हैं, इशू किसमें कर रहे हैं? $12 कैश पर शेयर के ऊपर कर रहे हैं। तो एंट्री करें, जनरलाइज करें इसको, जनरल एंट्री करें तो क्या होगा? आपने $12 के हिसाब से 10,000 शेयर्स को आपने बेचा है, तो क्या हो जाएगा? 120,000 बन जाएगा, ये कैश आ जाएगा 120,000 आपके पास। और कितने हैं प्रेफर्ड स्टॉक? प्रेफर्ड स्टॉक को आपने पार वैल्यू के ऊपर लेना है, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको आप एक्सेस इन पार में लेंगे प्रेफर्ड स्टॉक की, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक आपके 10,000 मल्टीप्लाइड बाय उसकी पार वैल्यू के साथ आपने लिखा, 100,000 बन गया। और जो बाकी का ऊपर का 20,000 है जो आपको मिल रहा है, उसको आपने पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कर दिया आपने प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर, ये 20,000। तो एक्सेस इन पार कॉमन स्टॉक के ऊपर भी होता है और प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी होता है, दोनों के ऊपर होता है, ठीक है। और वो नीचे बता रहा है कि इसकी पार वैल्यू भी हो सकती है और नो पार वैल्यू भी होती है। नो पार वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो स्टेटेड वैल्यू होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक स्टेटेड वैल्यू देते हैं किसी को, ठीक है। इसकी पार वैल्यू भी हो सकती है और नो पार वैल्यू भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है जी, क्लियर। की प्रेफरेंस क्या होती है, यानी अगर आपका प्रॉफिट आया है कंपनी का और आपने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे शेयर होल्डर्स को देना है, तो आप जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं हम। तो जब आप डिविडेंड देंगे तो पहले डिविडेंड आप देंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को देंगे, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। और इनका डिविडेंड होता कैसे है? इनका डिविडेंड फिक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉन्ड्स में देखा था कि बॉन्ड्स में आपका फेस वैल्यू के साथ एक परसेंटेज होती है बॉन्ड की, जो एनुअल आप देते हैं। यहाँ पे भी आपकी जो फेस वैल्यू होगी, पार वैल्यू होगी या स्टेटेड वैल्यू होगी, नो पार वैल्यू भी होती है ना इसके अंदर। अगर स्टेटेड वैल्यू तो स्टेटेड वैल्यू, अगर पार वैल्यू तो पार वैल्यू की परसेंटेज के ऊपर आप क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं, और फिक्स होता है। यानी आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो आपने उतना देना है, आपका प्रॉफिट कम हुआ तो आप उतना देना है। अगर आपका प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल नहीं हुआ और वो आपके जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं, वो उसमें एक टाइप के स्टॉक होल्डर होते हैं जिनको कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर कहते हैं, कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। ये जैसे एक्यूमुलेशन हम कहते हैं ना, इकट्ठा करना, वो कम्युलेटिव का मतलब है कि वो आपका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है, बकाया के अंदर चला जाता है, एरियर्स के अंदर जाता चला जाता है, ठीक है। आपने एक साल डिविडेंड नहीं पे किया तो उनका डिविडेंड ड्यू तो हो गया लेकिन उनको पे नहीं हुआ। अगले साल आपने नहीं पे किया, उनका ड्यू हो गया, पे नहीं किया, तो उनका जो डिविडेंड है वो इक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। जो इक्यूमुलेट होता है डिविडेंड, जिन प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर ये होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टॉक के अंदर, उसको हम क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। और नॉर्मली जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं वो क्यूमुलेटिव ही होते हैं, यानी उनमें आपने डिविडेंड पे करना होता है। अच्छा, होता ऐसे है कि सम टाइम आपको प्रॉफिट होता है लेकिन आपकी कंपनी को कैश की जरूरत है, तो कंपनी क्या कहती है जी, कॉर्पोरेशन कहती है कि हम इस साल जो है ना डिविडेंड नहीं पे करते, डिविडेंड नहीं पे करते, तो डिविडेंड नहीं पे करते। अगले साल आपका प्रॉफिट बेहतर हो गया तो आप कहते हैं चलें जी अब डिविडेंड पे करते हैं। तो आप जब डिविडेंड पे करने के लिए आप ऐलान करेंगे तो जो आपने ऐलान किया उसमें सबसे पहले आप डिविडेंड निकालेंगे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का, आप एक डिक्लेयर करते हैं जी ये डिविडेंड हमने देना, ठीक है। ये डिविडेंड की सारी जो डिटेल है वो तो आएगी अगले चैप्टर के अंदर, उसमें हम देखेंगे। तो आप जब डिविडेंड देते हैं तो सबसे पहले आप डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को देते हैं। कॉमन स्टॉक होल्डर को आप डिविडेंड दे नहीं सकते, इसी को हम कहते हैं प्रेफरेंस।
तो आप प्रेफरेंस देते हैं कि भाई प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर फर्स्ट, प्रेफरेंस दे देते हैं आप कि जब भी डिविडेंड देंगे तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले डिविडेंड देंगे, और अगर वो क्यूमुलेटिव होगा तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर, यानी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को आप डिविडेंड दे नहीं सकते जब तक आप कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड ना दे दें, और इनका डिविडेंड फिक्स होगा, कॉमन स्टॉक होल्डर का फिक्स नहीं होता। ठीक है। डिविडेंड वो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा होगा, कम हुआ तो कम होगा, और समटाइम उनको डिविडेंड नहीं भी मिलता, लेकिन इनको डिविडेंड मिलता है। अगर नहीं भी मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा उनका। ठीक है। पर शेयर डिविडेंड अमाउंट इज स्टेटेड एज परसेंटेज, यानी एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा उसको आप एज अ परसेंटेज बना देते हैं, उसकी पार वैल्यू का या स्पेसिफाइड वैल्यू का। स्पेसिफाइड वैल्यू उसकी आपकी स्टेटेड वैल्यू होगी, अगर उसकी स्टेटेड वैल्यू है, नो पार वैल्यू है तो। cumulative dividend, holders of preferred stock must be paid their annual dividend plus any dividend in arrears, यानी पिछले सालों का अगर डिविडेंड अगर आपने नहीं पे किया तो उनको पिछले सालों का भी डिविडेंड मिलेगा जो उनके बैलेंस के अंदर आ रहा होगा। एरियर्स हम बकाया जात को कहते हैं, जो बकाया जात है उनका जो डिविडेंड उनका पे नहीं हुआ वो उनका एरियर्स के अंदर चला जाता है, तो वो भी आप पे करेंगे बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स रिसीव द डिविडेंड। तो ये आपकी डिविडेंड प्रेफरेंस है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आई हमारे पास जी, एक कंपनी है जी साइंटिफिक लीजिंग। ठीक है। उसके 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं 7% के, 7% ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के हैं। ठीक है। ये 7% उनका डिविडेंड है। 7% डिविडेंड होगा, किसके ऊपर होगा? ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए ना, वो उसकी पार वैल्यू के ऊपर होगा या नो पार वैल्यू के ऊपर होगा, स्टेटेड वैल्यू पे। तो उसकी पार वैल्यू क्या है? $100 है पार वैल्यू। और शेयर कौन से हैं? ये शेयर प्रेफर्ड स्टॉक हैं क्यूमुलेटिव, और ये आउटस्टैंडिंग है, 5000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 5000 है। उनके ऊपर जो आपका फिक्स डिविडेंड है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का फिक्स डिविडेंड है, वो 7% ऑफ द पार वैल्यू है, 7% ऑफ 100%, ऑफ $100, 7% ऑफ $100। तो 7% ऑफ $100 कितना बनता है? $7। $7 पर शेयर उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, तो उनको डिविडेंड जरूर मिलेगा। जब भी आप पे करेंगे डिविडेंड तो उनको पहले देंगे। ईच $100 शेयर पे अ $7 डिविडेंड, आपने वही निकाल लिया, 7% ऑफ 100 इज 7। द एनुअल डिविडेंड इज, तो एनुअल डिविडेंड कितना बनेगा? 5000 शेयर्स हैं, एक शेयर का $7 है, तो 5000 शेयर्स का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, विच कम्स आउट टू बी 35,000। एक साल का डिविडेंड बनता है 35,000। अच्छा, मैं दोबारा बताऊं, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। 7% है, ये फिक्स होगा, पार वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है। आपकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है, पार वैल्यू नहीं चेंज होती। स्टेटेड वैल्यू, अगर पार वैल्यू नहीं है, नो पार वैल्यू है, तो स्टेटेड वैल्यू भी वो भी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है वो भी। ठीक है। जो आपकी वैल्यू चेंज होती है वो मार्केट वैल्यू चेंज होती है। तो आपका जो परसेंटेज है वो आपकी पार वैल्यू या नो पार वैल्यू जो भी होगी उसके ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनुअल डिविडेंड आ जाएगा, विच इज एनुअल फिक्स डिविडेंड फॉर द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। ठीक है। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 7 पर शेयर, आपने मल्टीप्लाई कर दिया पर शेयर को पूरे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो 35,000 आ गया। डिविडेंड्स आर 2 years इन एरियर, यानी 2 साल से आपने डिविडेंड नहीं पे किया, वो बकाया जात में चला गया आपके। प्रेफर्ड स्टॉक हो entitled to receive the following dividend in the current year, तो इस साल उनको ये डिविडेंड मिलेगा। अब 2 साल का एरियर है, तीसरे साल का कितना होगा? हर साल का कितना डिविडेंड है जी? $7 पर शेयर है, और एक शेयर की पार वैल्यू $100 है। $7 पर शेयर आपका डिविडेंड है, तो एक साल का कितना डिविडेंड बनेगा जी? कितना डिविडेंड बनेगा? 35,000। ठीक है। तो आपका 2 साल का एरिया था, 2 साल का मतलब 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 70,000 तो पिछले 2 सालों का हो जाएगा एरियर के अंदर जो आ रहा है। और इस साल का कितना होगा? इस साल का भी 35,000 होगा, तो आपको टोटल जो डिविडेंड जो है मिलेगा वो कितना मिलेगा जी? 1,500 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को। आपने पिछले 2 साल का डिविडेंड पे नहीं किया, और कब पे नहीं करते? जब आप अनाउंस नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, तो फिर आपका डिविडेंड नहीं जाता। लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का डिविडेंड है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब आप पे करेंगे स्टॉक होल्डर को, तो उससे पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं।
तो आपका 3 साल का बन जाएगा ये, 2 साल का एरियर में और इस साल का 35,000, इट कम्स आउट टू बी 105,000। ठीक है। लिक्विडेशन की भी प्रेफरेंस है। लिक्विडेशन की प्रेफरेंस अभी मैंने आपको बताया, इन केस आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बंद हो रहा है, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी अपनी कि भाई हम अपना बिजनेस मजीद नहीं चला सकते, या किसी रीजन की वजह से उसको लिक्विडेट करना पड़ गया। अब लिक्विडेट कर रहे हैं तो लिक्विडेशन में भी प्रेफरेंस होगी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कि अगर आप लिक्विडेट करते हैं तो पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पे करेंगे बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर। Most preferred stocks have a preference on corporate assets if the corporation fails. Corporate assets मतलब जो उसके assets होंगे बिजनेस के, उनको corporate assets ही कहेंगे ना, वो liquidate होंगे, कैश में कन्वर्ट होंगे, तो उसके ऊपर सबसे पहला जो क्लेम होगा वो तो होगा क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स के बाद अगर स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं हम, तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को आप आगे रखेंगे। प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। आपको पता है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू कॉमन स्टॉक होल्डर। कॉमन स्टॉक होल्डर की जो ऑथराइजेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ऑथराइज्ड शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो आउटस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक नॉर्मली कम होती है। तो आपने इतने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, स्टॉक होल्डर से लिए हुए हैं, ठीक है, और आपके एसेट्स हैं कंपनी के, इन केस अगर कंपनी डूबती भी है तो पहले तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे लिक्विडेट करने के बाद, उसके बाद इतने पैसे आपके पास होंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को भी कुछ दे लें, उनको भी पैसे उनके पूरे कर दें। ठीक है। तो जो उनको पैसे देंगे वो क्या देंगे, वो उनको पार वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू के ऊपर देंगे। प्रेफरेंस टू एसेट में बी फॉर द पार वैल्यू, या पार वैल्यू देंगे, या स्पेसिफाइड लिक्विडेटिंग वैल्यू, या उनकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी या स्टेटेड वैल्यू होगी उसके ऊपर आप उनको देंगे। मार्केट वैल्यू तो उसकी वैसे जीरो हो जाएगी। अगर किसी कंपनी का पता चल जाए कि ये बैंकरप्ट हो गई है और क्लोज होने जा रहा है बिजनेस, तो उसके शेयर तो वैसे नीचे आ जाएंगे ना, वो तो शेयर कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वो लेने के लिए तैयार हो तो वो लिक्विडेशन का इंतजार कहाँ करेंगे शेयर होल्डर, वो तो मार्केट में जाके सेल कर देंगे। तो फिर आपको जब लिक्विडेशन हो जाती है, कंपनी के एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो कैश पे करती हैं जितने लोगों का क्लेम होता है कंपनी के ऊपर, क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को। ठीक है। तो क्या अमाउंट पे करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, जो जो अमाउंट उनकी पार वैल्यू होगी उनके जिस प्रेफर्ड स्टॉक की, वो वैल्यू उनको पे करेंगे, या उनकी अगर स्टेटेड वैल्यू हो तो वो पे करेंगे। तो ओवरऑल आपकी एक जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बन गया। सबसे पहले पेड इन कैपिटल आप लिखते हैं। ठीक है। पेड इन कैपिटल के अंदर आप कैपिटल स्टॉक लिखेंगे पहले। ठीक है। कैपिटल स्टॉक के अंदर आपके दोनों स्टॉक आते हैं, यानी स्टॉक आता है, स्टॉक मतलब शेयर्स आते हैं। पहले प्रेफर्ड शेयर्स को लिखेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक को लिखेंगे, फिर कॉमन स्टॉक को लिखेंगे। और सबसे पहले इनको जैसे लिखेंगे उसमें आपने डिस्क्लोज करना है कि किस तरह का शेयर है। 9% प्रेफर्ड स्टॉक, यानी 9% क्या है, इसका डिविडेंड है। और किस पे है, $100 पार वैल्यू भी आप बता रहे हैं, इसकी पार वैल्यू $100 है। और ये कौन सा है, कंप्लीट शेयर। और कितने शेयर ऑथराइज्ड हैं, 10,000 शेयर ऑथराइज्ड हैं इसके, और 6,000 शेयर्स आपने सेल किए हैं, इशू हैं, और वही आउटस्टैंडिंग है। तो आपके 6,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। और वैल्यू कितनी है, $100। $100 टाइम्स 6,000, तो ये 600,000 बन गया। ठीक है। ये उसकी आपने पार वैल्यू के ऊपर वैल्यू निकाल दी। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक की। इसी तरह से कॉमन स्टॉक की भी वैल्यू निकालेंगे, और सारी चीजों को आपने यहां डिस्क्लोज करना है। कॉमन स्टॉक किस तरह का है, नो पार वैल्यू वाला है। ठीक है। और क्या है, स्टेटेड वैल्यू $5 पर वैल्यू है पर शेयर। और कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, ये ऑथराइज भी लिखना जरूरी होता है। 500,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, और आपने कितने इशू किए हैं, 400,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं। और इशू आपके 400,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 390,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। 10,000 शेयर, इसका मतलब है आपके कहां पे होंगे, ट्रेजरी स्टॉक में होंगे। ये आपने री एक्वायर किए हुए, आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास ही पड़े हुए हैं। जो डिफरेंस है इसमें इशूड के अंदर और आउटस्टैंडिंग के अंदर, वो आपके पास नॉर्मली ट्रेजरी स्टॉक के अंदर पड़ा होता है। ट्रेजरी स्टॉक आपका प्रेफर्ड स्टॉक का भी हो सकता है। अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक री एक्वायर किए हैं, रीपरचेज किए हैं, तो वो भी आपके ट्रेजरी स्टॉक के अंदर आ सकते हैं, और कॉमन स्टॉक भी आपके ट्रेजरी स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस इशू एंड आउटस्टैंडिंग के अंदर यहाँ पे नहीं था ना, तो ये तो सेम है। इसमें इशूड और आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस है 10,000 का। तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स आपके कहां पे गए, वो आपके ट्रेजरी स्टॉक के अंदर है। ठीक है।
वो आपके ट्रेजरी स्टॉक के अंदर है। ये देखें, ये ट्रेजरी स्टॉक नीचे लिखा हुआ है, लेस ट्रेजरी स्टॉक 10,000 कॉमन शेयर्स एट कॉस्ट, ठीक है, ये एंड पे लिखा हुआ है, आप देखें तो। अच्छा, मैं आपको पूरा इसका फॉर्मेट बता रहा था। तो पहले आप कैपिटल स्टॉक लिखेंगे, उसके अंदर पहले आप पार वैल्यू के ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक को ले लेंगे, फिर कॉमन स्टॉक को ले लेंगे, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। 390,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास 2 मिलियन बनता है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मिलियन बनता है, नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलियन बनता है। 400,000 शेयर जो इशू हुए हैं, इशूड शेयर के साथ आप लिखते हैं तो वो 2 मिलियन बनता है। आप क्यों नहीं लिखते आउटस्टैंडिंग शेयर, बिकॉज यहाँ टोटल वैल्यू निकाली हुई है ना आपने, और 10,000 शेयर्स की जो वैल्यू है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, यहाँ से लेस की हुई, तो इसीलिए यहाँ फुल वैल्यू आप लिखते हैं। यहाँ इशूड की वैल्यू आती है, यहाँ पे भी इशूड की वैल्यू होगी, कितने इशू हैं जो ट्रेजरी स्टॉक के अंदर होंगे वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस फिर आप क्या लिखते हैं कि आपने ये शेयर्स कितने में सेल किए। अगर आपने एक्सेस पे सेल, यानी इनकी पार वैल्यू है फॉर एग्जांपल $100 है, तो क्या आपने $100 पे ही आपने सेल किया? नहीं, आपने ज्यादा पे सेल किया। कितने ज्यादा पे सेल किया है? जो जितने भी ज्यादा पे सेल किया है, जो आपने लिखी होंगी अपनी जनरलाइज एंट्रीज की होंगी, उसमें आपका इन एक्सेस ऑफ पार भी होगा, और इस इन एक्सेस ऑफ पार जो आपका अकाउंट होगा वो भी होगा, ठीक है। उसके अंदर प्रेफर्ड स्टॉक का अलग अकाउंट बनेगा, कॉमन स्टॉक का अलग बनेगा। इन एक्सेस ऑफ स्टेटेड वैल्यू का दोनों का अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार प्रेफर्ड स्टॉक का अलग अकाउंट होगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ स्टेटेड वैल्यू कॉमन स्टॉक इसका अलग अकाउंट होगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग अकाउंट होगा। तो इस अकाउंट से आप देख लेंगे इसका बैलेंस कितना है जो आपने एक्सेस में लिया है, ये 30,000 है। इसका जो आपने एक्सेस में लिया है कॉमन स्टॉक का, दैट इज 860,000। और हमने कहा था पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, अगर आपने अबव कॉस्ट कोई ट्रेजरी स्टॉक वापस मार्केट में डिस्पोजल किया उसका, यानी सेल किया ट्रेजरी स्टॉक, और उस पर आपने ज्यादा वैल्यू ली है, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। अगर कम वैल्यू ली है तो वो तो आपकी रिटेन अर्निंग में से माइनस होगी, ठीक है, या ट्रेजरी स्टॉक की इसमें से माइनस होगी, जैसे हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल के अंदर ना। तो आपका ट्रेजरी स्टॉक में से आपको एक्स्ट्रा वैल्यू जो मिली है वो 140,000 है, ये आपने इसी के टी अकाउंट से देखा। इसका भी अकाउंट हमने सेपरेट बनाया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था इसका मैक्सिमम बैलेंस 0 होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 0 होगा तो फिर तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो फिर रिपोर्ट होता है वो कहाँ पे, इसमें रिपोर्ट होता है एडिशनल पेड इन कैपिटल के अंदर, ठीक है। पहला आपका हेड क्या है, पहला हेड आपका पेड इन कैपिटल के अंदर पहला हेड आपका कैपिटल स्टॉक है, जो आप पार वैल्यू पे लेंगे प्रेफर्ड को, कॉमन स्टॉक को, तमाम डिस्क्लोजर करते हुए कि कितने ऑथोराइज थे, क्या शेयर था, क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, कितना इश्यू किया, कितना आउटस्टैंडिंग है, सारी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। फिर आप एडिशनल पेड इन कैपिटल लिखते हैं इसी के अंदर, ठीक है। एडिशनल पेड इन कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल स्टॉक के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है। एडिशनल पेड इन कैपिटल लिखेंगे, इसमें आप जो है जो एक्सेस इन पार लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक का, कॉमन स्टॉक का। जो वैल्यू नहीं होगी वो आप ज़ाहिर नहीं लिखेंगे, अगर ये वैल्यू नहीं है इन एक्सेस ऑफ पार प्रेफर्ड स्टॉक, अगर वैल्यू 0 तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारी 0 है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेस इन पार है ही नहीं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो उसको यहाँ उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो टोटल एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना है जी, जो एक्सेस इन पार का टोटल है, यानी वो आपका प्रेफर्ड स्टॉक का हो सकता है, कॉमन स्टॉक का हो सकता है, और ट्रेजरी स्टॉक का होगा अबव कास्ट, ठीक है। वो सारा आपने टोटल किया, तो आपने यहाँ पे लाइन लगा के इसका टोटल किया, तो ये आ गया 1.03 मिलियन, ठीक है। तो टोटल पेड इन कैपिटल कितना हो गया आपका, पार वैल्यू वाला दोनों का और प्लस एडिशनल, तो ये आपका टोटल पेड इन कैपिटल आ गया 3.63 मिलियन, ठीक है। और रिटेन अर्निंग की वैल्यू एज इट इज आपने उठा के यहाँ पे डाली हुई है, इसको अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ये वैल्यू आपने एज इट इज डाली हुई, ये इसके लिए भी आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज आपने लिखी हुई है, इसकी अभी हम डिटेल बाद में देखते हैं। तो टोटल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपके पास 4.688 मिलियन आ गया। इसमें से 4.688 मिलियन के अंदर जो आपके पास ट्रेजरी स्टॉक है उतने से आपकी इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विटी आपने ये स्टॉक जो है आपने साइड पे रखा हुआ, इसके अगेंस्ट जो कैश था वो आपने पे करके अपने पास रखा हुआ। तो आपका कॉस्ट के ऊपर लेंगे, जिस कॉस्ट के ऊपर आपने इसको बाय किया था, इसको आपने
10,000 शेयर्स हैं, 80,000 आ रहा है, तो इसका मतलब $8 पर शेयर आपने इसको किया। तो $8 पर शेयर के हिसाब से 10,000 कॉमन शेयर्स की वैल्यू 80,000 बनती है। इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से लेस करेंगे, ये लेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या आएगी? 4.608 मिलियन। राइट? एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा इसका है, ये देख लें कि टर्मिनोलॉजी का क्या डिफरेंस है आईएफआरएस की और जीएएपी की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है, उनमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस उनका यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ऑन द स्लाइड नंबर 54। और इन्हीं डिफरेंसेस को उसने लुक एट आईएफआरएस के अंदर बताया, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये देखिए, कॉमन स्टॉक को हम जीएपी के अंदर कॉमन स्टॉक कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल यानी आप स्टॉक को शेयर कहते हैं ना, और शेयर से जो पैसे आपने बनाए, शेयर कैपिटल। किस शेयर से कौन से शेयर से पैसे बना रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं आईएफआरएस के अंदर। ठीक है, इसमें हम स्टॉक होल्डर बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, आईएफआरएस के अंदर इसमें हम पार वैल्यू बोलते हैं, इसमें हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं आईएफआरएस के अंदर। ठीक है, इसमें हम ऑथराइज स्टॉक कहते हैं, इसमें हम ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको तब फॉलो करना जरूरी है अगर आपको बताया हुआ हो कि जी आईएफआरएस के ऊपर जाना है या जीएपी के ऊपर जाना है। अगर वैसे आप लिख रहे हैं तो कोई सी भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, अगर वो आपको बाउंड नहीं किया हुआ तो। प्रेफर्ड स्टॉक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक को कैसे लिखते हैं? शेयर कैपिटल प्रेफरेंस। ठीक है, शेयर कैपिटल वो ऑर्डिनरी था, ये शेयर कैपिटल प्रेफरेंस है। प्रेफर्ड स्टॉक को शेयर कैपिटल प्रेफरेंस। और पेड इन कैपिटल को क्या कहते हैं? पेड इन कैपिटल को आप कहते हैं इश्यूड या एलोकेटेड शेयर कैपिटल। इश्यूड कैपिटल या एलोकेटेड शेयर कैपिटल। ठीक है, और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑन कॉमन स्टॉक जो है, इसको आप क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम। यानी प्रीमियम क्या होता है, हमने ये प्रीमियम का उसके ऊपर भी देखा था, बॉन्ड्स के अंदर भी, कि अगर आपकी वैल्यू ज्यादा होती है फेस वैल्यू से तो हम कहते हैं प्रीमियम है, हम उसके ऊपर प्रीमियम ले रहे हैं। तो इसमें भी यही है, जो आपकी पार वैल्यू से या आपकी फेस वैल्यू से जो ज्यादा है वो प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम ऑर्डिनरी कॉमन स्टॉक का, प्रेफरेंस का होगा शेयर प्रीमियम प्रेफरेंस। तो ये आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, रिटेन अर्निंग को हम रिटेन अर्निंग ही कहते हैं दोनों के अंदर, सम टाइम इसको रिटेन प्रॉफिट्स भी कहते हैं। अर्निंग्स भी तो प्रॉफिट्स ही होती है ना, अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी बेसिकली। अच्छा, रिटेन अर्निंग डेफिसिट क्या होता है? ये अब अगले चैप्टर के अंदर आएंगी चीजें, लेकिन ये आपको देख लें। डेफिसिट क्या होता है कि आपके अर्निंग के अंदर कोई लॉस आ गया, लॉस रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लॉस रिपोर्ट हो रही है, एक साल लॉस हुआ, अगले साल लॉस हुआ, तो इसको आप कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, रिटेन अर्निंग को तो रिटेन अर्निंग ही कहेंगे, रिटेन अर्निंग डेफिसिट को एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहेंगे, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसको आप जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन ये चीजें जब आएंगी तो मैं फिर आपको बता दूंगा, यहाँ तक की टर्मिनोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या डिफरेंसेस है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।